नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो हम लोग साइंस का मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें मॉडल सेट थ्री का प्रश्न संख्या 30 तक जो हो गया था, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। इसमें क्या है बच्चा कि एक यहाँ पर सवाल है 30 कि एक आवेशित वस्तु है। अच्छा, कोई एक वस्तु है जो आवेशित है। आवेशित मतलब पहले से चार्ज है। तो क्या हो सकता है, या तो ये धन आवेशित होगा या तो ये ऋण आवेशित होगा। किसी दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यदि कोई वस्तु जो कि पहले से आवेशित है तो चाहे वो दूसरा वस्तु को खींचे चाहे ढकेले, यानी कि आकर्षित करे चाहे विकर्षित करे, ये भी वस्तु चार्ज है। कैसे देखिए, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा, तो ये विकर्षित कर दिया। और अगर ये प्लस है और ये माइनस है इस बार, तो ये खींच लेगा। बात समझ में आया? तो ये दोनों वस्तु जो है क्या होंगे, आवेशित होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोला मेरे ए हो जाएगा। ठीक है, बस। तो स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश यानी प्लस जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में गति करता है। कैसे? उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर, दूसरा निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर, तीसरा समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। और डी में है पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। देखिए, निम्न विभव से रुक जाइए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में जहाँ तक गति करने का बात है, तो मेरे हिसाब से जो गति करना चाहिए, इसका तो आंसर कन्फर्म है, लेकिन हम भी नहीं कह सकते हैं। ये थोड़ी सस्पेंस वाला सवाल, इसका आंसर देख लेना चाहिए। गलती मैं पढ़ा नहीं सकता दोस्त, बात इतना समझिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग में पढ़ना है नहीं। प्रश्न संख्या कितना था, 31 था। 31 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक ही है, मेरे को कन्फ्यूजन कहाँ था वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे को लग रहा था या तो उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा, या तो निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा। कैसे होता है जो समझिएगा, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 31 का। कैसे लेकिन है सही वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए भोला मेरे की एक बैटरी है, अस्थिर से समझिएगा ज़रा। ये एक बैटरी है, रुक जाइए इसको मिटा देता हूँ। ठीक ना, ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये भी एक बैटरी है। ये प्लस माइनस एक बैटरी है, ये भी प्लस माइनस एक बैटरी है। स्थिर रहिएगा ज़रा। अब ये है जो मान के चलिए कि दोनों बैटरी है 12 वोल्ट का, ये भी है 12 वोल्ट और ये भी है 12 वोल्ट, लेकिन ये चार्ज है, ये चार्ज बैटरी है, और ये क्या है भाई, डाउन बैटरी है, डाउन बैटरी है। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस से जोड़ दिया। अब ये बैटरी डाउन हो चुका है, ये चार्ज बैटरी है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत आवेश इधर की ओर क्या करेगा, गमन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति कर रहा, क्योंकि बैटरी डाउन है तो करंट इसका जो चार्जिंग है ना वो इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस समझ में आ रहा है? तो बेसिकली निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर कुछ करता है, गति करता है। उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर गति करता है। बातें समझ में आ रही है? बस चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा मुझे भी परेशानियां होती है, और मैं वैसे शिक्षक हूँ नहीं जो प्रैक्टिस करके आता हूँ बाबू। अगर मैं प्रैक्टिस करके आऊँ, रटावल प्रश्न याद करके आऊँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो उसमें है कि एक को गलती नहीं होगा, ये तय है। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ कोचिंग भी चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एक दो प्रश्न तो गलती होना बनता है। गलती नहीं होता है बाबू, गलती नहीं होता है, बस थोड़ा सा सस्पेंस होता है। अब मैं एक ऐसा शिक्षक कोई गलती पढ़ा कर निकलना नहीं चाहता, बस इतना मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, गलती नहीं आपको बता सकता, नहीं आएगा साफा कबूल कर लूँगा, बच्चा रुक जाए, इस पर सस्पेंस से थोड़ा सा गलती हो जाएगा यार। गलती सीखने से बेहतर है कि उसको सीखा ही नहीं जाए। ठीक है, अब कह रहा है मेरा बच्चा 32 में 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब का तंतु प्रतिरोध क्या होगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ही आधा अधूरा है, ऐसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अब इसका आंसर चाहे कुछ भी दे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ना,
यहाँ पर भी होना चाहिए बाबू, यहाँ पर ये W लिखा हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए। इसका प्रश्न जो होना चाहिए ना वो 100 वाट होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे लिख रहना चाहिए। और 220 कौची होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए। तब हमरा पूछेगा कौची बराबर, R बराबर। तो ओम के नियम से ध्यान दीजिएगा ज़रा, अच्छा से समझिए ज़रा। R बराबर फार्मूला एक एक होबे करा है। यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम से, पहले से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ओम के नियम से आप लोग पढ़े होंगे कि V बराबर क्या होता है भोला बेरे, I इंटू R होता है। हमको चाहिए प्रतिरोध का मान, तब V बटे कौची हो जाएगा, I हो जाएगा, I बटे कौची लिखा जाएगा, R लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि V तो आप रख दीजिएगा यहाँ पे, I का मान कहाँ है, विद्युत धारा का तो मान है ही नहीं ना, विद्युत धारा कहाँ है, तो अब I बराबर निकालना पड़ेगा। I के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू I होता है। तो अब P नहीं मालूम है तो P, ये तो गलत ही। थोड़ा देखिए, इस क्वेश्चन ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हल करें। मेरे से अभी फिलहाल के लिए नहीं हल हो पाएगा, कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं 32 के बाद 33 की ओर चलना चाहूँगा, ठीक ना। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है उसको मैं देख लूँगा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी सेट बनाया गया है PPT, है ना, उस सेट में कुछ न कुछ प्रश्नों में कुछ न कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। उसको मैं अगला बार जब भी लाऊंगा इस चीज़ को तो अच्छा से बाकायदा सुधार के लाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 33 का आता है आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देख बच्चा, आवेश का SI मात्रक हर कोई बच्चा जानता है कि क्या होता है भाई, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को सूचित करते हैं C से, लेकिन बाकी तीनों को भी पढ़ना है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का या विभव का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है, और ऊष्मा का होता है। तीनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बस इतना सा। 34 डायनेमो के बारे में मैंने बताया था। डायनेमो क्या करता है, दो ही ऑप्शन में बता रहा हूँ। डायनेमो मतलब जब भी कहे भोला मेरे जनरेटर लाइएगा दिमाग में। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का चक्का जब घूमता है तब करंट देता है, यानी कि चक्का घुमाएंगे तब ना करंट देगा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। चक्का घूमना कैसी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो चक्का घूम रहा है, उधर करंट दे रहा है, चक्का घूमना बंद, करंट देना बंद। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है भाई, विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, डायनेमो। अब मोटर जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि मोटर में करंट देते हैं तो चक्का घूमना शुरू होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ओह अगला सवाल बोला, रुक जा। अब कह रहा कि यदि दो समानांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, ठीक है, तथा उनमें से प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बहुत सुंदर बात है भाई। तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। ये भी तो गजबे सवाल है यार, इस तरह का प्रश्न कहाँ है। नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सही है या गलत है मैं नहीं बता सकता हूँ, ये सही है या गलत है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेना। अगर आप लोग से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 गो समानांतर धारावाही तार है बोला, 2 गो तार ले लियो, ये A है, ये B है, ठीक है। एकरा में कह रहा दोनों के दोनों बीच की दूरी कितना भाई, ताकि 1 मीटर है सर, ये है 1 मीटर की दूरी, ठीक है। अब इसमें करंट दे रहे हैं, के एम्पियर के दे रहे हैं भाई, 1 एम्पियर इसमें भी और 1 एम्पियर इसमें भी। तब बोला जा रहा है ना कि तो उनके बीच पर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। लंबाई पर लगने वाला बल, क्या बल, मैं कहाँ से बल निकालूं बता। बल मतलब एफ क्या फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर के इंटू वाई में पढ़िएगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² होता है, ये ऐसा होता है लगने वाला बल। लेकिन 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। अभी क्या दिमाग लगा रहा भगवान जाने। अभी ISC का क्वेश्चन अभी मैट्रिक में कहाँ पढ़ दिया। अगर आपसे बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर किन्हीं बच्चा से बन जाता है या किन्हीं शिक्षक से बन जाता है तो कृपया करके आप बता दीजिए, आपका भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम, है ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे दिमाग से बाहर है मेरा बच्चा। इस तरह का सवाल आज तक हम 10वां के क्लास में नहीं देखे हैं। ये कहाँ से उठ गया, जो बना रहे हैं उनको से ज़रूर मैं पूछूंगा, ठीक है। मेरे को गजब आज तो लग रहा है, आज गजबे क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। एक लाती उसको मारिए बदमाशी कर। हाँ अब थोड़ा सा दूरी हट जा, इधर हटो,
ज़रा हट जाओ बच्चा, हाँ एकदम पूरा दीवार सट जाइए, सटिए दीवार, दीवार सटो, ठीक है अब आ जाइए, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। अभी विद्युत मोटर के बारे में बताइए बोला। विद्युत मोटर, देखा विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा देंगे तो चक्का घूमता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। करंट देंगे तब ना पंखा नाचता है, तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का, क्लियर। SnCl2 थायोनील क्लोराइड है बाबू मेरे, ये क्या मतलब बनता है? पहली बात तो देखिए SnCl2 मैं लिख के दावा कर सकता हूँ कि आप अपने शिक्षक द्वारा 10th क्लास में कम से कम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि SnCl2 क्या है, एक ऑक्सीकारक है या अवकारक है, या ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अब फिर से ये सवाल सस्पेंस वाला है यार। देखिए ऑक्सीकारक और अवकारक कैसे पहचाना जा सकता है, पहली बात समझिएगा। कोई ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेने पर ऑक्सीजन को छीन ले, माने ऑक्सीजन को अपने में समा ले, तब उसको कहते हैं अवकारक, ठीक है। और दूसरा, जब वही ऑक्सीजन को वापस जोड़ दे तो उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब ये SnCl2 कैसा है भाई, इसके लिए तो मैं ऑप्शन पर जाऊंगा भाई, इसके लिए गलत नहीं बता सकता दोस्त। पहली बात तो ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, 37 के भी दे रहा है, मत इसको याद रखिएगा। हम आप लोग सभी बच्चे से बोल रहे हैं, इसको याद नहीं रखना है, बस कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 37 किधर चला गया भाई, 37 आ जा, हाँ 37 के बी हो दे रहा है। अवकारक है तो हो सकता है एक अच्छा अवकारक रहता होगा। अब थायोनील क्लोराइड को मैं कैसे देखने गया, कहाँ से देखने गया, मेरे पास भी तो नहीं है। अब कोई वैज्ञानिक इसको अभिक्रिया करवाए होंगे तो देखे होंगे कि हाँ अवकारक जैसा ही काम करता होगा, इसीलिए इसको आप बता दिए होंगे कि अवकारक, मान के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये बता सकते हैं, बोला मेरे, ये आप लोग भी बता सकते हो, पढ़े होंगे कि Fe2O3 और एल्युमिनियम ये बन गया Al2O3। मतलब क्या हुआ मालूम है कि जो ऑक्सीजनमा था, देखिएगा समझने का जरा कोशिश कीजिएगा। पहली बात कि संयोजन अभिक्रिया, नाना संयोजन में क्या पढ़े थे कि दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो संयोजन तो ये है नहीं। हाँ द्विविस्थापन बिल्कुल भोला, देख सकते हैं आप, द्विविस्थापन है कि एकल विस्थापन है, जो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन था, जाके जुट गया केकरा साथ है, एल्युमिनियम के साथ है। मतलब एल्युमिनियम आया ऑक्सीजन के लेकर चल गया, बेचारा लोहा आ गया अकेले, देखिए तो बेचारा लोहा आ गया अकेले। तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या कहता है, सुन लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक किसी दूसरे यौगिक के आयनों को ग्रहण कर लेता है या उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, बस समझ में आया। उसके आयन को खुद छीन लेता है और उसके जगह पर उसको अकेला कर दे, तो एक ही को ना विस्थापित होने वाला। जब दो आपस में लेन देन हुआ, ई वाला आयन एकरा से ले लेता, ई वाला आयन ओकरा से ले लेता, तब जाके द्विविस्थापन कहलाता। लेकिन यहाँ पर खाली ऑक्सीजन हट रहा है बस, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सी अभिक्रिया भाई, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर कितना कहेंगे, डी कहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनना निर्जलीकरण का एक देन है, बोला मेरे। लेकिन यही बोल देता है कि जिप्सम क्या कारण है, तो जिप्सम हो जाता जलांशन, जिप्सम हो जाता आंसर में जलांशन। निर्जलीकरण क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, देखिए निर्जलीकरण को शॉर्टकट में यदि मैं समझाऊँ बोला मेरे, तो बस ये चीज़ है कि आपने चूना लिया, चूना में आपने पानी डाला, रात भर छोड़ दीजिए, भीगने जाइएगा तो पता चलेगा कि चूना एकदम पूरी तरह से फूल गया, एकदम गुदगुद हो गया, बड़ी मुलायम हो गया। अब पानी जो है उसके अंदर चला गया, तो उसको कहते हैं निर्जलीकरण हो जाना, ठीक है, पहला। दूसरा, सरफ आप लोग देखे हैं, बिल्कुल देखें, सरफ को आप लोग खुला छोड़ दीजिए, ढक्कन छोड़ दीजिए खुला, तो हवा में जो भी नमी रहेगा, पानी का अंश रहेगा, वो सरफ सोख लेगा, उसको कहते हैं क्या बोला मेरे, निर्जलीकरण। तो पानी का अंदर प्रवेश कर जाना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है भाई, निर्जलीकरण के द्वारा होता है। दूसरा बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है CaSO4 1/2H2O होता है, बोला मेरे 1/2H2O। ये किसका अणुसूत्र होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 40, साल्वे विधि द्वारा यदि आप लोग कास्टिक सोडा का निर्माण किए होंगे तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
साल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? देखिए साल्वे विधि क्या है भाई? अमोनिया तो चाहिए ही चाहिए। अब ये इस तरीका का ऑप्शन है कि मैं क्या बताऊँ, फिर से इसमें गड़बड़ है। अरे यार, इसका आंसर जो मेरे हिसाब से होने वाला है ना, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे तो कार्बोनेट दे रहा है। नहीं कुछ कह सकता हूँ यार, गलती क्वेश्चन है यार, ऐसे नहीं होता है। साल्वे विधि अलग चीज़ है। आप जाइए पढ़िए, देखिए जाकर के साल्वे विधि में कि साल्वे विधि द्वारा जो है ना सोडियम कास्टिक सोडा, जो जितना भी लवण पढ़े होंगे ना, उन लवण में है चर्चा कल कि साल्वे विधि द्वारा का प्रयोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है, इसे करके दो को में है साल्वे विधि का पढ़ना है ना। तो ये क्वेश्चन जो है गलत तरीका से बहुत ज़्यादा गलत मिल रहा है, खासतौर से आज वाला में। चलिए ठीक है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? बहुत सुंदर बात है। ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो न तो वो अंतःस्रावी है और ना ही वो बाह्यस्रावी? सुनिए अच्छा से। बाह्यस्रावी मतलब हो गया रस निकलना, और अंतःस्रावी मतलब हो गया हार्मोन निकलना। मतलब वैसी ग्रंथि जिसको से हार्मोन निकले तब उसको हम लोग कहेंगे भाई अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ऐसा ग्रंथि जिसको से रस निकले उसको कहते हैं हाँ बाह्यस्रावी। तो देखना बोला मेरे, अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। कैसे? ताकि सर इसको से अग्नाशयी रस निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग बाह्यस्रावी भी कहते हैं। और इसको से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंडाशय, अंडाशय में भी होता है, वृषण में भी होता है। ये क्या करा और कह रहा है पीयूष ग्रंथि ना भोला। पीयूष ग्रंथि से कोई भी ना, पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है बच्चा। अब मास्टर ग्रंथि से किसी भी प्रकार का रस नहीं निकल सकता है। ठीक है, वो कभी संभव नहीं, वो सब पर कंट्रोल करता है, वो हार्मोन खाली निकाल सकता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक बार चर्चा करना चाहूँगा इस पर ना। मालूम है क्या? अंडाशय जो कि औरतों में पाया जाता है, अंडाशय में कौन सा रस निकलता है हम तो अभी तक नहीं पढ़े हैं भाई। हाँ हार्मोन निकलता है, वृषण में तो हार्मोन बनता ही है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको में कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है मेरा बच्चा। तो ये तो अंतःस्रावी तो है, लेकिन बाह्यस्रावी तो दोनों नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा मजाक करूँगा, थोड़ा सा हो तो सकता है गंदा करूँगा, लेकिन इतना भी गंदा नहीं करूँगा पढ़ाई तो आप लोग अगर पुरुष हैं तो पुरुष में क्या होता है? दो गो वृषण होता है, दो गो कौड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अंडा जैसा होता है ना, दोनों जांघों के बीच में दो गो होता है। ठीक है, वृषण में तो आप लोग पढ़े होंगे शुक्राणु बनता है भाई, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन निर्माण होता है। उसमें रस कौन रस बनता है भाई? कभी पढ़े होंगे कि फलाना नाम का रस वृषण में बनता है। तो बेसिकली ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी है, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं करता, तो पीयूष ग्रंथि से कभी रस नहीं निकलता। हो सकता है इसको से निकले, मेरे को तो मालूम, लेकिन पीयूष ग्रंथि से पक्का नहीं निकलता। फिर मैं इसका आंसर एक बार मिलाना देना चाहूँगा। 41 का आंसर क्या दे रहा है भाई? 41 का बी दे रहा है। देखें पीयूष ग्रंथि है ना। अब आप कहिएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे वजह बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 41 था ना, चलिए 41 आजा। हाँ देख बोला मेरे, पीयूष ग्रंथि बेसिकली हमारे पिछला मस्तिष्क जो होता है ना, वहाँ का मध्य मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क के बीच में जो है एक मटर जैसा दाना होता है। मटर जैसा, मटर मतलब वो जो केरवा रहता है ये वाला, उसके जैसा होता है। तो उतनी को से कौन रस निकलेगा? कोई रस नहीं निकलेगा, वो हमेशा हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत खतरनाक सा बोले भाई, जो कि मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही का मतलब कि संवेदना को ग्रहण करने वाला, मतलब सूचना को ग्रहण करने वाला। मतलब जैसे यहाँ पर हमने ऐसे करके भौंका, ठीक है, इसका सीधे गया दिमाग तक, तो इसका मतलब संवेदना को ग्रहण किया। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो संवेदना को ग्रहण नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन पर कान है, दूसरा ऑप्शन पर आँख है, अरे यार अच्छा नहीं है ये बोला है, तीसरा ऑप्शन पर नाक है, चौथा ऑप्शन पर डी है। तो मैं बता दूं आपको, मेरे आँख संवेदी ग्राही नहीं है, बिल्कुल है। हमारा दिमाग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग है। क्यों मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिमाग सबको कंट्रोल करता है यार।
देखिए कान से जो सूचना मिलेगा सुनेगा वो दिमाग तक जाएगा, आँख से जो देखेगा वो दिमाग, जो सूंघेगा वो सब के सब कहाँ तक जाएगा, दिमाग तक जाएगा। तो ये तीनों तो संवेदीग्राही है, ये है नहीं, ये तो केवल दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग क्या करता है, सबका सूचना को वो डाटा रीड करने का काम करता है, ना कि उसको संवेदना ग्रहण करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपका कान खुला है कुछ सुने तब आप जरूर यहाँ पर सीख रहे हैं, दिमाग तक गया सूचना। आँख खुला है, आपने देखा, किसको देखा, किस चीज़ को देखा, सब सूचना इसको मिल गया, ये खुद रीड कर लेता है। नाक से कोई चीज़ सूंघ है, इसका रीडिंग हो गया। तो ये तीनों के तीनों है, हमारा हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 42 का जो आंसर होने वाला है वो डी होना चाहिए, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता बाबू। 42 के ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत खतरनाक सवाल आ रहा है ना, बड़ी मज़ेदार लेकिन है, सोचने पे मजबूर कर रहा। तो मैं लिख के देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन खुशी वाली बात यही है कि टोटल 80 प्रश्न में से 40 वो ही तो बनाना है ना, लेकिन फिर भी सभी बच्चों से 40 को सही नहीं हो पाता। ये भी रोने वाली बात है, अब बहुत ख़राब बात है ये कि 80 गो में से आपसे 40 को भी नहीं सही हो पाया, और फिर भी आप खुद को 30 मार्क खां कहते हैं, तो बहुत बेवकूफ़ियत वाली बात है भाई। हाँ, आप 40 में से 40 सही करके दिखाइए, तब मैं मानूँ कि आप हैं 30 मार्क खां। चलिए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब क्या बताए थे कि दोनों की संरचना एक जैसे हो, भले ही कार्य अलग अलग हों। समझिएगा, समजात के मतलब हड्डियों की बनावट एक रहे लेकिन काम अलग अलग। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा हाथ और कुत्ता का अगला पैर दोनों सेम है, अगर देखा जाए हड्डियों की बनावट तो सेम रहेगा, बस हम लोग हाथ का हम लोग लेकिन अलग अलग काम करते हैं। कुत्ता उसका यूज करता है कोची करने के लिए, चलने के लिए दोनों को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, उसको पकड़ने के लिए, लिखने के लिए ये हाथ का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के लिए करते हैं। तो हड्डियों की बनावट सब कुछ संरचना की दृष्टि से सेम हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसको कहते हैं समजात अंग। असमरूप अंग में क्या होता है, उल्टा काम होता है। क्या होता है भाई, हड्डियों की बनावट अलग अलग हो लेकिन काम सेम हो, काम सेम हो। जैसे पक्षी का पंख और तितली का पंख, वो समजात नहीं है, वो समरूप है। पक्षी का डैना दूसरा रंग होता है, बनल अलग रहता है लेकिन उड़ने का काम करता है। तितली का पंख का बनावट देखते होंगे, ट्रांसपेरेंट रहता है, एकदम फकनी, एकदम पतला, लेकिन वो भी उड़ने का काम करता है। तो बनावटी दृष्टि से अलग अलग है लेकिन उड़ने का काम तो एक, तो उसको समरूप कहेंगे, बस समजात कहेंगे इसको। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होने वाला है, क्या होने वाला है, ए होने वाला है, बस बात खत्म है ना। तो हमारा 43 जो है, 43 का जो है जो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारा बच्चा जो क्या देखते हैं, आप लोग वो गलती नहीं करना बोला मेरे, क्या मालूम है क्या, कि इनमें से सभी लिखल देख करके ना, इनमें से सभी ज़्यादा टैग करने की कोशिश करता है, तो वो इनमें से सभी मार देते हैं। मत ये गलती कीजिएगा, गलती हो जाएगा। देखें ना, अभी आपके सामने ना, देखें, है ना। चलिए 43 के बाद 44, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत मतलब कौन सी बोला, ऐसा लक्षण जो आपको में आपके मम्मी पापा से आया हो, आपके पापा में आपके दादाजी से आया हो, आपके दादाजी में आपके परदादाजी से आया हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसा लक्षण जो चलते आ रहा है उसको कहते हैं वंशानुगत लक्षण। तो ऐसा कौन सा लक्षण है जो वंश पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए आँखों का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। अब ये बहुत सोचने का विषय है, तो मुझे तो मन करता है, लेकिन है सस्पेंस वाला। आँखों का रंग क्या वंश पर डिपेंड करता है, आँखों का रंग हाँ या ना, हाँ। अब सोच लीजिए, अब देख लीजिए, चमड़ी का रंग हाँ भी या ना भी। क्योंकि देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आपके मम्मी पापा गोर हैं तो ज़्यादा तक चांस तो रहता है कि गोरे बाल बच्चा होता है, लेकिन अगर जिनका करियर है उनका गोर ना गोर बनना है थी, हमारा आँखिया के सामने देखा ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई वाला बात है भाई, ये बहुत ख़राब बात है। क्योंकि किसी पर आप शक कीजिएगा, क्या गुरुजी पापा भी कलवा मम्मी भी कालिया, बाल बच्चा गोरिया कैसे हो गया, ये तो डर है, ज़रूर दोनों में से किसी एक पर्सन में गड़बड़ है ना। तो ये चीज़ देखते हैं। बाल की प्रकृति, शरीर का आकार तो डिपेंड करता है, बोला जीन पर डिपेंड करता है यार। शरीर का आकार जो बनावट है ना, वो बिल्कुल डिपेंड करता है जीन पर। कौन कहता नहीं करता। आपके माता पिता का जीन संगठन जैसा रहेगा वैसा आपका शारीरिक संगठन ही बनेगा, लेकिन खान पान भी साथ में निर्भर करता है, ये भी मैं बताता हूँ। तो चमड़ी का रंग, आँखों का रंग, मेरे हिसाब से आँखों का रंग ज़्यादा सही होना चाहिए।
अब देख लीजिए क्या होता है। शरीर का आकार तो भाई डीएनए पर डिपेंड करता है भोला मेरे। 44 का आंसर नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन कसम से बोलता हूँ जो भी आंसर है 44 का सी दे रहा है, शरीर का आकार दे रहा है। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है भोला मेरे। ये एक सस्पेंसिंग सवाल है जिसका जवाब साइंस आधा देगा आधा नहीं देगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सर्च कीजिए। भले ही आंसर कोई बता दे शरीर का आकार, मैं बता रहा हूँ ना कि आपके मम्मी पापा अब बचपन में भी है या जब 12th में आप जाइएगा ना, तो आप अपने शिक्षक से, बायोलॉजी वाले टीचर से ज़रूर एक बात सुनिएगा कि आपका शारीरिक ढांचा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने लंबे चौड़े बनोगे। इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके माता पिता का जीन संगठन कैसा था। नहीं तो एक बात बताइए, नहीं कहता है, ठीक है ना, नहीं कहता, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा, आपके सामने हम प्रूफ कर देता हूँ। मेंडल जी कौची हथिन, पागला हथिन का, हम बता रही हम आंसर ठीक है तो नहीं सब मार दा, हम दे रही आंसर, ले जा अपन घरे उठा के आंसर। लेकिन हम तोरा चैलेंज करियो हो। मेंडल जी कौची का हथिन कि लंबा पौधा, आई कौची है भाई बौना पौधा। हम साफा साफा बतावा ही एकदम नो लुका छिपी। तो ये टी टी मिला ले भोला, तो बड़की टी फिर एगो छोटकी टी ऐसे करके मिला ले। सभी के सभी पौधा कैसा था भाई, तो कि लंबा वाला था। काहे लंबा काहे हुआ? फिर जब लंबा बौना वाला हुआ तो सब के सब लंबा काहे हुआ बताइए? तो ये माता पिता के शरीर पर डिपेंड नहीं किया ये कौची दिखाई दे रहा है, टी है जो कौची दिखाई दे रहा है ना, तो ये हम एक मेटा और देवो, हमारा गुस्सा भर जाओ कैसन क्वेश्चन पर बात दे रहा आप साहब। हाँ ये कोई मतलब बोला है इन शरीर का आकार कैसे निर्भर करता है? आपको दूसरा कुछ करना, आँखों का रंग, अगर किनको मम्मी पापा के आँखिया का, मम्मी के पापा के आँखिया का रंगवा भूरा रहा है तब बेटवा के कोई जरूरी है कि भूरे हो जाए, कलना हुआ है, तब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है बोला मेरे, बहुत ज़रा स्पष्ट है आंसर चाहे कुछ भी। अरे यार एग्जाम में लिखने के लिए तो हम सी मार देंगे, लेकिन मेरे सवालों का कोई जवाब दे कि शरीर का आकार माता पिता पर वंशानुगत डिपेंड नहीं करता है। हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि 100% डिपेंड नहीं करता बोला। ठीक है आपके मम्मी पापा भी लंबे थे बौने थे जो भी रहें वो बात की बात है, लेकिन अगर आप खान पान सही रखते हैं तो सही रहेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, पिटा जाएगा इस समय तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से उठ के चले जाओगे रोते। वाजर आप सब बता रहे हैं तुमको हम, उन्हें तो निकल जाओ चुपचाप पतले गली से। खान सर देखा बोला था, अरे छोटा तू भागे आते आवे पैनल लेकर के गा रहे। चलो ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है बोला मेरे कि अब क्या है नहीं है भाई। आप सबको सोच के देखिए अच्छा से, क्या वंश पर डिपेंड करता है? मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, सुनो अच्छा से, बढ़िया से बच्चा। ये दोनों वंशागति है। कैसे कि जब आप 3 महीना का होते हैं ना, जब आप भ्रूण बनते हो, जब माता के अंडाणु और पिता का शुक्राणु जब मिलता है, जब भ्रूण बन जाता है, युग्मना जब बनना शुरू हो जाता है, टूट कोशिकाएं जब विभाजित होना शुरू होती है, उसी समय आँखों का रंग, बालों का रंग और चमड़ी का रंग उसी समय डिसाइड हो जाता है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी समय किसका डिसाइड हो जाता है भाई? चमड़ी का रंग डिसाइड हो जाता है उसी समय। हाँ उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कैसा बनेगा, अब चाहे जैसा बने, लेकिन डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए तीनों के तीनों क्या है? वंशानुगत है। अगर नहीं है तो कौन नहीं है? शरीर का आकार नहीं है। कैसे? जो भी मैं बता रहा हूँ बोला मैं, ये मेरा मजाक करने का एक तरीका था बस, और कुछ बड़ा बात नहीं। अब मेरे बात सोचिएगा, क्या हम लोग शरीर की बनावट को सुधार सकते हैं? हाँ सर, जिम में जा करके। शरीर क्या किसी से बनाओ? मांसपेशियाँ से। तो खूब खाना खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, अंडा खाएंगे, मीट खाएंगे, मछली खाएंगे, रोज ढींचू करेंगे, उठाएंगे सांझ भी ने, बॉडी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मेरा बच्चा जो जन्म लेगा वो भी बॉडी बिल्डर जन्म लेगा? नहीं जन्म लेगा। बात समझ में आ रहा? इसलिए यह जो ऐसा है वो वंशानुगत नहीं है कि अगर मैंने बॉडी खा पी के बना लिया जिम में जा करके, तो क्या मेरा बच्चा जो होगा जन्म बॉडी बिल्डर नहीं ना होगा जी। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी आंसर होगा, सही होगा। बात समझ में? अब आप इसको प्यार से घरे लेकर के जा सकते हैं। इसको हटाओ यार, इसको हटाओ, तू जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ तुम। ये बैच में ना कहा जाने का है, कभी भी ढंग से हमको कुछ करने ही नहीं देता। माथा के दर्द। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया क्या है? कैसे
कि मैंने बोला कि जब आप भ्रूण रहते हैं उसी समय चमड़ी का रंग और आंखों का रंग और बाल की प्रकृति उसी समय डिसाइड हो जाता है मेरा बच्चा। इसका मतलब ये माता पिता पर डिपेंड 100% करता है, बॉडी 100% डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ करता है ज़रूर, लेकिन हाँ बदला जा सकता है। आँखों का रंग अगर एक बार बदल गया तो आप बदल नहीं पाइएगा, जान लीजिए ज़रा। अब भूरा हो गया तो भूरा हो गया यार, तो चमड़ी का रंग भी नहीं बदल पाइएगा, लेकिन कोई बदल लिया था प्लास्टिक सर्जरी करवा के हीरोबन हीरोनियन। और तोरा कौन लगा को उतना सब जमाने रहते हैं बारा जमान रहते जाना हो तो करोड़ों रुपया खर्च करके चमड़ी का रंग बदलाता है, सुंदर दिखने का नौटंकी करता है, सुंदर हो छुछुंदर होता है सब। अब बाल की प्रकृति, बाल आप बदलवा सकते हैं बाबू? नहीं, वही हाँ उखड़वा के बदलवाओ तो वैसे तो अब हृदय वो बदल ले है आदमी, एक से करेजवा निकाल करके दूसरा करेजवा सेट कर दे डॉक्टर, तो कोई मतलब ना होने वाला है, तो कोई मतलब नहीं मानेंगे हम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा यार? सी ज़्यादा सही है, सी ज़्यादा नहीं सही, पूरी तरह से सही है, ठीक है। लेकिन मैं एक बच्चा का जैसा जानबूझ करके उस समय सोच रहा था, देख रहा था कि देखते हैं आप लोग को बरगलाते हैं क्या करते हैं। शायद कुछ बच्चा को पहले से मालूम ही होगा, लेकिन अगर मालूम था तो अच्छा बात है, और यदि समझ में आया तो 1 लाइक तो बनता है मेरे लिए। चलिए अगला सवाल, मेरे लिए ना तो इस सवाल के लिए है ना, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बाबू मेरे देखिए, आहार श्रृंखला जब भी करे तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, फलानमा को ढकनमा खाए, ढकनमा को चिलनमा खाए, और चिलनमा को फलानमा खाए, मतलब एक दूसरे को खाते चला जाए, उसी को कहते हैं कुछ आहार श्रृंखला। एक बात बताइए, घास कभी गेहूं को खा सकता था? ये तो ये नहीं है। हाँ, घास बकरी को खाता है, घास है जो बकरी घास नहीं खाता है, घास जो है बकरिया खाता है। अब बकरिया को मानव, अरे यार नेचर से तो नहीं है खाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो खेबे कराइए, तो बेसिकली निर्माण कर रहा है लेकिन तर्क से नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल होना चाहिए, बोला नेचुरल माने जो कि नेचर के हिसाब से वो भोजन करता हो। बकरी गाय को खाता बिल्कुल नहीं, सी तो होगा नहीं बच्चा मेरे, सी तो होगा नहीं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ई तो होगा नहीं है ना, अच्छा ई भी होगा नहीं, कैसे? घास मछली खाता है, मछलिया के कौन बकरिया खा जाता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा बकरी गाय खाता, भक ना गाय बकरी खाता ना बकरी गाय खाता है, तो होगा नहीं हमारा, ये अपने से पकड़ा गया ये, लेकिन ये कोई मतलब ना हो, ये तर्क ना हो। हम बताओ जो सुनिए, देखिए घास को छोटा छोटा कीट पतंग खाता है, जैसे कि टिड्डा, तिलचट्टा और भी कुछ हो गया, ठीक है। कीट को खाता है, मान के चलिए कि केस बोला ठीक है। वो अभी जैसे भेजे ना आपको कि उसको भेजो 1 लाख मारो जाता नहीं, वो ही हथिन फिर से मिल गया फिर दवाई इलाज कर। हाँ ना, वीडियो में नहीं आने देंगे। अब बच्चा तो इलाज हो गया उसका, चलिए आगे बढ़ें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा घास बकरी तथा मानव। लेकिन मैं बता रहा था कि घास को खाता है कीट, कीट पतंग को खाता है मेढक भाई, और मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है चील, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना, ये किस चीज़ का निर्माण किया? आहार श्रृंखला का निर्माण यह होता है, ना कि घास को खाया बकरी या बकरी को खाया मानव तो ऐसे तो कुछ के ना छोड़ा है। अरे आप वाला आदमी कसम से बोले सांपों बिछवा के ना छोड़ा है, अरे बिलाइयों के नहीं छोड़ता यार। अच्छा इन्हें में जाकर देखिए ना, कुतवा के खा जाता है, मगर मछुआ के खा जाता है, बच्चा को ची तो सब तो ये अकेले ही नहीं खा जाता है, मनुष्य बच्चा को ची। अरे हम तुम नहीं खाते हो, लेकिन इस पृथ्वी पर दुनियादारी बंदर मार के खा ही जाता है यार, कुत्ता भैंस गाय खा ही जाता है, सुअर खा ही जाता है, कुतवा खा ही जाता है, बकरी खा ही जाता है, मगरमच्छ खा ही जाता है, मछली खा ही जाता है, कांकुड़ा खा ही जाता है, ऑक्टोपस जो मछलियाँ रहता है समुद्री वो वाला खा ही जाता है। तो आदमियाँ छोड़ा कौन चीज़, सब तो ये अपने अकेले धांधुआ नियन खा जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 45 के बाद 46। अजायब निम्नी करनी है बाबू। देखा ना, एक में 2 चीज़ जरूर ध्यान दिया, मैं आप लोग को बहुत अच्छा से बात बताऊँगा। देखिए सुनिएगा ज़रा, एक होता है जैब और एक होता है अजायब। आज मैं सदा के लिए आपका कन्फ्यूजन ही मिटा दूंगा। एक होता है निम्नी करनी है, मेरा बच्चा देख लिए तो बड़ी अच्छा समझिए ज़रा, निम्नी करनी है, गलती लिखा गया यार, हाँ अरे बेटा जा रही है, हाँ निम्नी करनी है, अरे लो निम्नी करनी है, ठीक है। एक होता है अनिम्नी करनी है, अनिम्नी करनी है। ये एक बार समझ गए ना तो इस तरीके का सवाल आपसे कभी भी नहीं छूटेगा,
पहले जैव मतलब क्या होता है? जो जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थों से बने या जीव जंतुओं के शरीर से बने, जैसे लकड़ी से बना हुआ सामान क्या है? जैव है। लकड़ी से बना हुआ जितना भी नेचर से बना हुआ चीज़ है, स्वयं से बना हुआ ना, जो उसको जैव कहते हैं। अजैव मतलब जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक कोई जीवित चीज़ से नहीं बना हुआ है, अजीवित चीज़ से, निर्जीव से बना हुआ चीज़ है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं अजैव। निम्नीकरणीय मतलब हो गया कि जल्दी विघटन हो जाए, गल जाए, पिघल जाए, नष्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं निम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय मतलब ना जल्दी गले। तो आप खुद सोच लीजिए, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है, बहुत हल्का भी होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, ठीक है। तो टिश्यू पेपर तो अजैव नहीं है भाई, तो जैव है टिश्यू पेपर, ठीक है। केले का छिलका, छिलका ना छिलका होगा, केले का छिलका तो नेचर चाहिए, तो इसी मिट्टी में डलिएगा, 10 दिन में सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो अजैव थोड़ी के हैं। थर्मोकॉल, खक्सा, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में खक्सा, खक्सा कब बड़ा बड़ा होता है ना। तो हाँ, हम ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। बोला मेरे, वो क्या है भाई? अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। लीजिए हम आंसर भी मिलाते हैं, 46 के ऑप्शन नंबर सी, 46 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर चले। हाँ, तो 46 के बाद 47, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन माने विश्व में जो ऊष्मा बढ़ रहा है, गर्मी जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है सर, है ना। मैंने बताया था कि CO2 जितना ज़्यादा बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान भी उतना बढ़ेगा, इसलिए ये बोले कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार है? तो CO2। और ये बोल दे प्रश्न में ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो भी होगा CO2। दोनों सेम प्रश्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब एक बता दिए, गंगा जी जो प्रदूषित हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए, गंगा में मछली पालना, बिल्कुल यही तो नहीं है। मछली पाले से थोड़ी क्यों ना गंदा हो जाएगा पानी। बी में, गंगा में कपड़ों को धोना, ये तो जिम्मेदार है भोला। गंगा में अध जले सब को बहाना, बिल्कुल लासवा भोला, लासवा बहावे से, बिल्कुल। और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, मतलब नाली द्वारा केमिकल वाला पानी को छोड़ना। तो बी भी है, सी भी है, डी है, तीनों के तीनों जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? ए नहीं है, कि मछली मारने से, मछली पालने से पानी का जल दूषित नहीं होता, वो तो और साफ करता है बाबू मेरे, मछलियाँ और साफ करता है, विश्वास कीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ ना, जब हमारे 2020 में, जब कोरोना काल के समय में हमारे भारत में जब बंदी हुआ था, पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो मालूम है आपको, हमारे देश की जितनी भी नदियाँ थी ना, सब ऑटोमेटिक साफ हो गई थी। क्यों? लॉकडाउन में हुआ क्या कि आदमी ने कचरा फेंकना बंद कर दिया, घर से निकलना ही नहीं, तो कचरा कहाँ से फेंकोगे? तो सब चीज़ तो बंद था, घूमने फिरे वाला हर जगह बंद था, कंपनी तो हाथ सब चीज़ बंद था। तो कंपनी से जो माल मूत्र निकलता था वो भी बंद हो गया, है ना, केमिकल निकलता वो भी बंद हो गया। अल्लाह सभा तो अल्लाह कहा ले बोला, अल्लाह सभा कैसे कोई लोग रोक सकले। लॉकडाउन में भी लहास को जा देता था, लेकिन 10 आदमी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जाने दिया जाता था। और गंगा में कपड़ों को धोना, ये भी कपड़ा तपड़ा धोना बंद करवा दिया गया। लॉकडाउन में सब अपने घर पे था। मेरा रसगुल्ला, तो सभी मछलियों ने गंगा जल को साफ कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? फिर से गए, फिर से गंदा कर दिए। ले मछली तू साफ करते रह, तू साफ करते जा, मैं गंदा करते जाऊंगा। मनुष्य यही तो है। अब फिर कहता है गंगा बचाओ परियोजना, रसगुल्ला बचाओ परियोजना। हर साल मोदी जी 1000 करोड़ रुपया तो गंगा सफाई परियोजना के लिए ले लेते हैं जी। भारत स्वच्छ अभियान, चलिए आइए आप अपने शहर में बोल के देखिए, कचरा का बड़का को पहाड़ मिलेगा, हो गया भारत स्वच्छ योजना, रसगुल्ला योजना देगा। इस सारे के सारे नेता मिल करके ना हम लोग को पागला बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पागला बन जाते हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जरा अभी आपके सामने मीठी मीठी बातें बोल कर, जैसे ही पद मिल जाएगा ना उन लोग को, वही चीज़ करेंगे जो पहले से। वरना मैं तो 29 साल का हो गया भोला, आप तो शायद 14-15 साल के होंगे या हमसे भी बड़े हो सकते हैं, होंगे। मैं आपसे बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जितना जब से मैंने होश संभाला तब से मैं इन लोग को देख ही रहा हूँ, इन लोग को देख ही रहा हूँ। हर साल गंगा सफाई परियोजना, आज तक गंगा जी साफ ही नहीं हुई। हर साल रोड बनाने में कंस्ट्रक्शन, हर साल रोड बन रहा है, हर साल टूट रहा है, खराब मैनर। आप देखते होंगे पुल बनाता है तुरंत ढहा जाता है, गजबे हद है। तो मतलब अब चलिए आगे बढ़िए। 48, 49, आज 50 तक पढ़े, वो बोला फिर छोड़ दो। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तब वो मेरे 25 सेंटीमीटर होता है, या आप लोग जानते होंगे ना।
अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, मैं बता रहा हूँ कि वह न्यूनतम दूरी जिसके बाद जो है हमारी आँखें जो है फोकस नहीं कर सकती है ना। वह न्यूनतम दूरी या आया हुआ नज़दीक की दूरी जिसके बाद आंखें फोकसित करना बंद कर देती है, उसे ही न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगला सवाल कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे मेरा बच्चा रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। जैसे कैमरा में जो फिल्म होता है ना, उसी प्रकार से हमारे आँखों में रेटिना होता है या दृष्टिपटल होता है। बस बात इतना सा था। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा सीखने को कुछ ना कुछ मिला हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा 2-4 को दोस्त बहनों से सब्सक्राइब करवा दो यार, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे आप लोग से डायरेक्ट क्लास, सॉरी नकिया फंस रहा है इसीलिए गड़बड़ा रहे हैं, तो तरा के नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम का जो है सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी आज हो गया 16 जनवरी, तो 14 दिन इधर मान लीजिए, 17 दिन इधर मान लीजिए, बस इतना ही दिन बचा हुआ है। 17 फरवरी को तो एग्ज़ाम ही है, तो 15 तारीख के आसपास जाइए करना, जिसमें से बीच में एगो सरस्वती पूजा है, बीच में आपका 26 जनवरी है, हो सकता है कि नहीं दोस्त यार का बर्थडे भी होगा, तो अड्डे बड्डे में मत जाइएगा। अब 20-25 दिन ढंग से पढ़ लीजिए बोला मेरे, उसके बाद में आपका ज़िंदगी आपका नाम। एक बार ढंग से अगर आप परीक्षा दे लिए, फिर जी खोल के एकदम खूब बर्थडे मनाना। अरे हम तो कहता ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के बर्थडे मना देना, ए चल तुम्हारा कहीं बर्थडे है, मेरा परसों है, चलो आज ही मना, चलो आज केक कटेगा, मतलब कटेगा। अब केक कटेगा तो सब में बांटेगा, ठीक है। तो 2-3 को दोस्त को पकड़ के मना डालो, पैसे ना खर्चा होता है ना। लेकिन अभी पढ़ना, अभी पढ़े के समय को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।